गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग अपने घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 2 दिन मैं आपकी रेगुलर क्लास नहीं ले पाया था, मुझे कोई कारणवश कहीं जाना पड़ा था, इसलिए मैं आपकी क्लास में उपस्थित नहीं हुआ था। लेकिन मैंने कल आपको टेस्ट बना के दिया था एग्रीकल्चर का। 40 क्वेश्चन थे, वीट से रिलेटेड थे, गेहूं से। उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, पेपर सोल्व करेंगे। ये जो सारा मटेरियल है एग्रीकल्चर का, आपको जो एग्रीकल्चर का जो मटेरियल, आपको जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप लोग सभी अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें। केसीपी क्लासेज का जितना भी मटेरियल है जो पेपर से संबंधित है, वो आपको सारा टेलीग्राम के द्वारा अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ में जैसे रामेश्वर क्लासेज है, लाइव क्लासेज, वहाँ पे भी आपको जो इस क्लास से रिलेटेड मैटर है वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अपन बात करते हैं टेस्ट की। कल आपको पेपर बना के दिए थे 40 क्वेश्चन, आप लोगों ने किस प्रकार से उनको सोल्व किए हैं, ईमानदारी का परिचय रखते हुए देखते हैं कि आप लोगों ने जो जवाब दिया वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मतलब गेहूं का जो ओरिजिन ऑफ प्लेस है वो कौन सा है। तो नंबर इसमें ए ऑप्शन है दक्षिण उत्तर एशिया, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम एशिया टर्की, सी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम टर्की और डी ऑप्शन है पश्चिम उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम एशिया टर्की। कौन सा ऑप्शन है? नंबर बी, नंबर बी दक्षिण पश्चिम एशिया टर्की, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके बाद में नंबर 2 क्वेश्चन है इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। तो इमर गेहूं का पूछा है, तो इसमें ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एफेरोकोकम और ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रिटिकम डाइकोकम। नंबर 3 क्वेश्चन है बेटा कि मार्कोनी गेहूं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। मार्कोनी गेहूं, तो इसको क्लब वीट, बी ऑप्शन है ड्यूरम, सी ऑप्शन है ड्यूरम व काठिया गेहूं और डी ऑप्शन है मोनोकोकम। तो इसको ड्यूरम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दूसरा इसको काठिया के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूरम और काठिया। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी रहेगा, क्योंकि इसमें ड्यूरम भी है काठिया भी है, दोनों है। इसमें बी के अंदर ओनली ड्यूरम दिया है कि ड्यूरम के नाम से जानते हैं, सही बात है। लेकिन नीचे ऑप्शन एक और मिला आपको कि ड्यूरम व काठिया, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको ड्यूरम के नाम से भी जानते हैं और काठिया के नाम से भी जानते हैं। किसको? मार्कोनी गेहूं को। इसके बाद में आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये है ड्यूरम, ड्यूरम गेहूं में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। ड्यूरम गेहूं के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो बेटा ड्यूरम गेहूं में गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 14, 2n बराबर 42, 2n बराबर 28 और 2n बराबर 39। तो राइट जो गुणसूत्र संख्या है वो है 2n बराबर 28। इसके बाद में जो क्वेश्चन है कि ट्रिटिकम, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को किस नाम से जाना जाता है। किसको? ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को। तो नंबर 1 ऑप्शन है क्लब वीट, नंबर बी ऑप्शन है क्लब वीट व भारतीय बोना गेहूं, नंबर सी ऑप्शन है इमर गेहूं और नंबर डी ऑप्शन है मार्कोनी व ड्यूरम गेहूं। तो जो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है इसको किस नाम से जानते हैं? क्लब वीट व भारतीय बोना गेहूं के नाम से। किस नाम से? क्लब वीट व भारतीय बोना गेहूं के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मैक्सिकम बोना गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। मैक्सिकन बोना गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम मोनिकोकम और ट्रिटिकम डाइकोकम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जो एस्टिवम है ये इसका राइट ऑप्शन है। मैक्सिकन बोना गेहूं भी बोलते हैं और इसको सामान्य गेहूं भी बोलते हैं, सामान्य गेहूं जो ट्रिटिकम एस्टिवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिटिकम डाइकोकम गेहूं को भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में बोया जाता है। जो ट्रिटिकम डाइकोकम है, ट्रिटिकम डाइकोकम किसका वनस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम है। ये बेटा आपका इमर गेहूं का।
तो इमर गेहूं को मैंने आपको बताया कि कितने परसेंट पे है, तो ऑप्शन है नंबर 1 12%, बी ऑप्शन है 87%, सी ऑप्शन है 1%, डी ऑप्शन है 29%। तो राइट ऑप्शन आपका 1%। 1% क्षेत्रफल में ट्रिटिकम डाइकोकम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूजी व सेवियां। सूजी व सेवियां किस गेहूं की बनाई जाती है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनिकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। तो किसकी बनाई जाती है? ट्रिटिकम ड्यूरम की। ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसकी कौन क्या बनाई जाती है? सूजी और सेवियां बनाई जाती है। कितने परसेंट क्षेत्रफल में है? 12% क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि षटगुणित किस गेहूं को कहते हैं? षटगुणित मतलब हेक्सापोलाइड किस गेहूं को कहते हैं? तो ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। तो कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम को षटगुणित भी कहते हैं और सामान्य गेहूं भी कहते हैं, मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहते हैं, मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेहूं के पुष्प क्रम। गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? ईयर एंड हेड, ईयर ओब्लिक लगा के हेड है, ओब्लिक लगा के स्पिक है, और डी ऑप्शन है ईयर एंड स्पिक। तो बेटा आपके जो राइट ऑप्शन है वो आपका ईयर भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं और स्पिक भी कहते हैं। मतलब सी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि तीनों नाम से जाना जाता है गेहूं के पुष्प क्रम को। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वो है गेहूं का परीक्षण भार कितना है? तो गेहूं का जो परीक्षण भार है, परीक्षण भार का मतलब सीड का जो वेट है वो कितना है? वेटिंग तो 2 ग्राम, 29 ग्राम, 40 ग्राम और 42 ग्राम। तो गेहूं की बात की है तो कितना है? 40 ग्राम। अगर यहां पे वो किसकी बात कर लेता? फेलेरिस माइनर, यानी गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? गुली डंडा। तो कितना होता? 2 ग्राम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के निम्न फसल का सर्वाधिक योगदान रहा है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक योगदान रहा है? भाई जब हरित क्रांति स्टार्ट की थी तो सबसे अच्छी जो कौन सी फसल थी जिसका सबसे अच्छा योगदान रहा था? तो इसमें है आपका गेहूं व धान, मक्का और तिलहनी। तो बेटा गेहूं और धान दोनों ही फसल, गेहूं और धान जो दोनों ही फसलें हैं, दोनों का ही हरित क्रांति के टाइम में सबसे अच्छा योगदान रहा था। दोनों फसलों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। तो कौन सा ऑप्शन है? नंबर बी, गेहूं व धान। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये नीचे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में सेलिंग प्रतिशत होता है, सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? ए ऑप्शन है 30, 60%, 55% और 42%। तो सेलिंग प्रतिशत है वो होता है आपका 60%। नेक्स्ट है गेहूं में पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति से पंक्ति का मतलब है लाइन टू लाइन दूरी होती है। भाई गेहूं के अंदर लाइन से लाइन दूरी कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर। तो बेटा राइट है आपका सी ऑप्शन 22.5 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर वो है, ये किसकी है? 10 सेंटीमीटर है प्लांट टू प्लांट, प्लांट इनटू प्लांट, प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गेहूं का प्रमुख खरपतवार है, जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सा है? तो मोथा, बथुआ, फेलेरिस माइनर और दूब घास। सबसे जो प्रमुख खरपतवार है वो आपका फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर मतलब गुली डंडा, गुली डंडा भी बोलते हैं और गेहूंसा भी बोलते हैं और गेहूं का मामा भी बोलते हैं। गेहूं का मामा, तीनों नाम से जानते हैं, गुली डंडा, गेहूंसा और गेहूं का मामा। किसको? फेलेरिस माइनर को। ये इसका बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के अंकुरण के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है गेहूं के अंकुरण के लिए कितने, गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है?
सेंटीग्रेड में होता है तो कितना होता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन ए भी दिया है कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और बी ऑप्शन है 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा राइट ऑप्शन आपका 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए? अंकुरित के लिए, जर्मिनेट के लिए। अगर वैसे बात कर ले गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली बात करें तो। लेकिन जब जर्मिनेट की बात कर रहे हैं, अंकुरित की बात कर रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन है 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, गेहूं में अंकुरण क्षमता प्रतिशत में कितनी होती है? भाई जो गेहूं है उसका सोविंग करने के बाद में कितने परसेंट एरिया जो गेहूं है उसका सीड है वो जर्मिनेट होता है? तो ए ऑप्शन है 80%, 75%, 85% और 98%। तो बेटा आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 85%। कितना? 85% जो जर्मिनेट होता है गेहूं का। सीड बोने के बाद में 85% ही जर्मिनेट हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक जीन वाली बोनी किस्म है। एक जीन वाली बोनी किस्म कौन सी है? कल्याण सोना, सोनालिका, हीरा मोती और सोनारा 64। तो राइट ऑप्शन आपका बी सोनालिका, एक जीन वाली बोनी किस्म है। इसके बाद में क्वेश्चन आपका 3 जीन वाली किस्म। भाई 3 जीन वाली किस्म कौन सी है? तो 3 जीन वाली के लिए नंबर 1 है लर्मा रोजा 64 ए, अर्जुन HD 2009, हीरा मोती और नेक्स्ट ऑप्शन है जनक। तो राइट ऑप्शन आपका हीरा मोती, हीरा मोती जवाहर ज्योति संगम, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय किस किस्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा था? सबसे अच्छी जो किस्म थी, हाइब्रिड किस्म थी, उसका कौन सी का प्रभाव रहा था? नंबर 1 ऑप्शन है HD 2285, बी ऑप्शन है HD 2329, सी ऑप्शन है HD 2009, डी ऑप्शन है कल्याण सोना। ये कल्याण सोना है। तो राइट ऑप्शन आपका बेटा HD 2329। कौन सा? HD 2329 जो किस्म है, इसका हरित क्रांति के समय सबसे अच्छा प्रभाव रहा था। इसके जो यील्ड थी, उपज थी, उपज इतनी अच्छी थी कि इसने भारत के अंदर हरित क्रांति, विश्व के अंदर हरित क्रांति ला के दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं की पछेती बुआई के लिए, गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? मतलब पछेती मतलब लेट सोविंग, लेट सोविंग के लिए लोकवन, सरबती सोनारा, सोनालिका और लर्मा रोजो। तो बेटा राइट ऑप्शन आपका वो है, एक तो लोकवन सबसे अच्छी वैरायटी है लोकवन, और सोनालिका भी है। इसमें दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर राइट है, लेकिन जो लोकवन है ये सबसे अच्छी किस्म है, तो मैं लोकवन पे टिक कर रहा हूं। वैसे आपके दोनों ऑप्शन पे आप अगर टिक करोगे तो भी राइट होगा क्वेश्चन, क्योंकि मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन दोनों ऑप्शन भी आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? भाई जो लवणीय व क्षारीय ऐसे ग्रसित जो मृदा है उसके लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? राज 3765, राज 3077, HD 2329 और लोकवन। तो जो लवणीय क्षारीय मृदा है उसके लिए सबसे अच्छी उपयुक्त किस्म वो है आपकी राज 3077। ये लवणीय क्षारीय मृदा के लिए है। और ये जो किस्म है राज 3765, ये पछेती बुआई और गिरने के प्रति रजिस्टेंट है, हवा से गिरती नहीं है, रजिस्टेंट पावर रखती है हवा से गिरने के प्रति, और लेट बुआई के लिए अच्छी किस्म है। इसके बाद में क्वेश्चन है, गेहूं की कटाई के समय दानों में नमी प्रतिशत होनी चाहिए। जब कटाई मतलब हार्वेस्टिंग के समय दानों में नमी प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है 10 से 12%, बी ऑप्शन है 20 से 25%, सी ऑप्शन है 33% और डी ऑप्शन है 18%। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका 20 से 25% नमी होनी चाहिए। कब? जब हार्वेस्टिंग करते हैं। और 10 से 12% नमी कब होनी चाहिए? जब उसका स्टोरेज कर रहे हैं, निकालने के बाद में स्टोरेज कर रहे हैं, तब उसको 10 से 12% होना चाहिए। वैसे ये ऑप्शन आपका 20 से 30 तक भी हो सकता है, 20 से 30 तक भी राइट में ही आएगा। अगर रेंज 20 से 30 ऑप्शन मिल रहा है आपको एग्जाम में तो भी सही माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गेहूं में दाना व भूसा का अनुपात कितना होता है। भाई गेहूं के अंदर दाना और भूसा दोनों का जो अनुपात है, रेशो है, वो कितना होता है। तो आपका ऑप्शन दिया एक अनुपात 5, ये अनुपात में दे दिया यहां पे। दूसरा ऑप्शन है 1:5, तीसरा ऑप्शन है 1:5:1, और नेक्स्ट ऑप्शन है 1:2। बेटा ये दोनों ऑप्शन जो है आपके, ये पॉइंट है, अनुपात में नहीं है। ओनली यहां पे पॉइंट में दिया है कि 1:1.5 और 1:5.1। तो ये जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1:1.5 है, ए ऑप्शन है 1:1.5 आपका राइट ऑप्शन है। दाना और भूसे का अनुपात होता है किसमें, गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबीस आया इसमें। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली रोली का रोग कारक है। काली रोली का रोग कारक कौन सा है। तो काली रोली नंबर 1 है पक्सिनिया रिकोंडिटा, दूसरा है पक्सिनिया ग्रेमनिस ट्रिटिसाई, तीसरा है असिस्टलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई, और चौथा है आपका पक्सिनिया ट्राइफॉर्मिस। तो राइट ऑप्शन आपका पक्सिनिया ग्रेमनिस ट्रिटिसाई, काली रोली ब्लैक रोली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावर्त कंडवा रोग है, बिजोड़ रोग है, अंत बिजोड़ रोग है, और सी ऑप्शन है रस्ट, डी ऑप्शन है असिस्टलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपका अंत बिजोड़ रोग। कौन सा है, अंत बिजोड़ रोग। अंत मतलब इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। कौन सा, अनावर्त कंडवा रोग जो है वो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन है गेहूं का सेहू रोग है। गेहूं के सेहू रोग को दूसरा किस नाम जानते हैं, टुंडू रोग के। टुंडू रोग या सेहू रोग का रोग होता है किससे, सूत्रकृमि द्वारा, कवक के द्वारा, सॉरी गेहूं का सेहू रोग है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई और हेटेरोडेरा एविनी, असिस्टलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई, और कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा, कोई नहीं। क्यों आएगा, किसका जो है वो है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई और एग्युना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि। दो ऑप्शन से मिलकर मिलता है, एक तो एग्युना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि से और एक कोरिनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, इसके लिए ऑप्शन कौन सा आएगा, कोई नहीं वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का मोलिया रोग होता है सूत्रकृमि द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कोई नहीं। तो जो मोलिया रोग है वो किससे होता है, सूत्रकृमि के द्वारा, नेमाटोड्स के द्वारा। इसे इंग्लिश में नेमाटोड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्राम्प रोली किसे कहते हैं, भूरी रोली को, काली रोली को, पीली रोली को और तना रोली को। जो स्ट्राम्प रोली है वो कहते हैं पीली रोली को, येलो। येलो जो है पीली रोली, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राम्प रोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करनाल बंट। करनाल बंट का रोग कारक है, करनाल बंट का रोग कारक है एग्युना ट्रिटिसाई, निवोसिया इंडिका, कोरिनोबैक्टीरियम और हेटेरोडेरा एविनी। तो राइट ऑप्शन आपका निवोसिया इंडिका, किसका, करनाल बंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है। बेटा यहां पे हरित क्रांति दिया डायरेक्ट उसने, ना आगे इसने भारत का पूछा है और ना इसका विश्व का पूछा है। जब भारत की बात नहीं की तो कहां की बात की है, विश्व की बात की है। अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ ले कि भारत का हरित क्रांति के जनक कौन है, तब तो आप भारत के बताओगे।
और अगर भारत का ना आए तो ऐसे डायरेक्ट पूछ ले हरित क्रांति के जनक कौन था, तब आपका मतलब है कि विश्व की बात कर रहे हैं वो। अगर भारत की बात की होती तो भारत आता, डायरेक्ट उन्होंने पूछा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एन ई बोरलॉग, एस राजाराम और डॉक्टर के सी मेहता। तो सबसे जो राइट ऑप्शन है वो आपका डॉक्टर एन ई बोरलॉग। जो एन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ये जो जनक है वो पूरे वर्ल्ड के है हरित क्रांति के, और भारत की बात करते तब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आते, लेकिन एम एस स्वामीनाथन भारत की बात की होती तब होते, इसलिए पूरे वर्ल्ड की बात की है तो डॉक्टर एन ई बोरलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जंगली जई खरपतवार है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, दोनों, दोनों का मतलब है कि एक बीजपत्री भी है और द्विबीजपत्री भी है, और तीसरा है मोलिलोस एल्बा। तो जो जंगली जई है ये जो खरपतवार है वो किसका है, एक बीजपत्री है। कौन सा है, एक बीजपत्री खरपतवार है बेटा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोटुरान की कितनी मात्रा लेते हैं खरपतवार नाशी के लिए, जब इसको खरपतवार नाशी में प्रयोग करते हैं तो कितनी मात्रा डोज लेते हैं, 20 ग्राम प्रति हेक्टर, 720 ग्राम प्रति हेक्टर, 750 ग्राम प्रति हेक्टर और 750 केजी प्रति हेक्टर। बेटा यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे केजी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आप डोज का विशेष ध्यान रखना, डोज मतलब मात्रा, क्वांटिटी, कि ये आपको केजी में पूछ सकता है, ग्राम में पूछ सकता है, मिलीग्राम में पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में घुमा सकते हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शन घुमाए हुए हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 750 ग्राम प्रति हेक्टर, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोथा का वनस्पतिक नाम क्या है, मोथा का वनस्पतिक नाम क्या है, साइप्रस रोटेंडस, साइनोडोन डेक्टाइलोन, फेलेरिस माइनर और एबिका फटुआ। तो मोथे का जो वनस्पतिक नाम है वो आपका साइप्रस रोटेंडस, ऑप्शन ए साइप्रस रोटेंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का किलर रोग किसे कहते हैं, किलर रोग या किलर डिजीज किसे कहते हैं, तो ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और अनार्थकंड। तो जो किलर डिजीज है वो कहते हैं ब्लैक रस्ट को, किसको कहते हैं, ब्लैक रस्ट को, नंबर ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गेहूं की तना रोली किसे कहते हैं, तना रोली, स्टैंप रोली, तना मतलब स्टैंप जहां तने पे लगता है रस्ट, वो किसे कहते हैं, तो काली रोली, भूरी रोली, पीली रोली और कोई नहीं। तो जो तना रोली है, स्टैंप रस्ट है, जो तने पे लगता है वो लगता है ब्लैक रोली के अंदर, काली रोली के अंदर। तो नंबर ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन नोरिन 10, ये वोरिन लिखा है, सॉरी रॉन्ग है, नोरिन 10 सबसे पहले भारत में कब आया, भारत की बात की है यहाँ पे इसने स्पेशली, कहां की बात की है, भारत की। तो 1960 में, 1963 में, 1965 में और 1968 में। बेटा भारत में नोरिन जो 10 जीन है वो भारत में कब आया, तो भारत में आया था 1963 में। अगर वो वर्ल्ड की बात करता कि नोरिन जो 10 है वो वर्ल्ड के अंदर कब आया था सबसे पहले, तो आया था वो 1960 के अंदर, कहां पे, पूरे वर्ल्ड की बात करता, लेकिन उसने बात कहां की है, भारत की, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, 1963। और इसी प्रकार से इससे पहले जो क्वेश्चन था कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया हरित क्रांति के जनक, मतलब भारत का नहीं पूछा, तो डायरेक्ट पूछा तो किसका हुआ, वर्ल्ड का हुआ, और वर्ल्ड का होने पे कौन हो गए, डॉक्टर एन ई बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, किसान दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है किसान दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर, 23 दिसंबर, 16 अक्टूबर और 16 जुलाई। तो कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष कब घोषित किया गया, 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2014 में, कब घोषित किया गया, 2012 के अंदर।
ये बेटा आपका जो पेपर था, पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व करवाया है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है और आप लोगों ने कैसा किया है, कितने मार्क्स लेके आए हो आप। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन अगर आप 40 में से आपने कितने राइट किए हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, वो आप मैसेज के द्वारा हम तक पहुंचाओ। कमेंट्स बॉक्स में मैसेज सेंड करें कि सर मेरा नाम ये है, मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से मेरे 36 क्वेश्चन राइट है, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो ये ऑप्शन के अंदर आप हमें कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने पढ़ाई कर रहे हो लॉकडाउन के अंदर या नहीं कर रहे हो। तो इसका जरिया एक टेस्ट के माध्यम से आपका ज्ञान लेना है कि आप टेस्ट तैयारी कर रहे हैं तो कितने परसेंट के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो कैसी नहीं कर रहे। तो आप टेस्ट के माध्यम से हमें बताएं, रिप्लाई करें। हम जो टेस्ट था वीट का कंप्लीट चैप्टर हो गया था, इसका टेस्ट हो गया। अब टेस्ट होने के बाद में आप हमें बताएं कि आप कितना तैयारी की है, तो उसका नंबर आपके कितने आए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो रहेगा आपका राइस का। कौन सा रहेगा? राइस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो ऐसे क्रॉप है जो मेजर क्रॉप है, एक तो वीट और दूसरी राइस। दोनों ही क्रॉप के अंदर से एक क्वेश्चन कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं, लेकिन एक तो बिल्कुल डेफिनेटली है 101% कि एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है सभी एग्जाम्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन का जो योगदान है वो आपका वीट में से था, जो आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो क्वेश्चन का योगदान रहेगा वो आपका राइस में से रहेगा। राइस में से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है और वो राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसलिए राइस की क्रॉप स्टार्ट करेंगे कल से। राइस की क्रॉप के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि राइस की क्रॉप में क्या चीज होती है, कैसे कैसे कब खेती करते हैं और किस वे में खेती करते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन के बारे में, वैसे ही आज एग्जाम सोल्व करवाया पेपर आपका, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट्स भी है और आने के लायक भी है ना। तो एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जर्नली जो एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर आते रहते हैं सभी सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर से भी और एग्रोनॉमी से भी और एनिमल हस्बेंड्री में से भी। तो एक आपके क्वेश्चन आता है कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद टॉपिक बेटा कल से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। आज तो मैं वैसे ही थोड़ी क्वेश्चनों पे डिस्कस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, अपने को किस वे के अंदर पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है, क्वेश्चन कितने घुमा के आते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में NPK जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसमें NPK की बात कर रहे हैं कि उसमें NPK कितनी होती है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ये तो आपका वर्मी कंपोस्ट की बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है, या पूछ लेता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, या वो पूछ लेगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर पोटास की मात्रा होती है। मतलब तीनों में से एक ऑप्शन आपको मिले देगा, पूछेगा एक ही, या तो नाइट्रोजन पूछ सकता है, या फास्फोरस पूछ सकता है, या पोटास पूछ सकता है। बहुत सारी बुक्स के अंदर अलग अलग कंस्टेंट दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है जो ICAR की साइट से अपलोड है वो मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि राइट ऑप्शन इसका कौन सा है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको राइट ऑप्शन देने के लिए एक ट्रिक है, आपको याद रखना है। पहले तो ऑप्शन राइट बता रहा हूं मैं कौन सा है। राइट ऑप्शन है बेटा 0.5, 0.25 और 0.5। इसकी ट्रिक है,
आधा पाव आधा, आधा पाव आधा, आपको याद रखना है आधा पाव आधा। आधा का मतलब है 0.5, 0.5 कितना है? आधा है। एक होता तो 1 होता, इसलिए उसका आधा है तो कितना है? 0.5 है। पाव, पाव का मतलब है कि एक में से चौथा भाग है, तो 0.25 है, तो इसका मतलब पाव। और फिर आधे का मतलब है कि 0.5। तो बेटा आपको याद रखना है वर्मी कंपोस्ट की पूछ ले। अब वर्मी कंपोस्ट में चाहे वो कोई सा भी पूछ ले, एक कांस्टेंट पूछता है, लगभग 99% क्वेश्चन आता है कि या तो नाइट्रोजन पूछ लेगा कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, या वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, या वर्मी कंपोस्ट में पोटास की मात्रा कितनी होती है। तो आपको माइंड के अंदर याद रखना है, एक सेटअप बना के रखना है कि इसका आंसर है आधा पाव आधा, आधा पाव आधा। 2-4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा आधा पाव आधा। और माइंड में बोलना आधा पाव आधा, ऑप्शन बताना है। अगर नाइट्रोजन पूछे तो 0.5, अगर पोटास पूछे, फास्फोरस पूछे तो 0.25, आधा पाव हो गया। और अगर उसने पूछा कि पोटास तो आधा पाव आधा, तो कितना हो गया? 0.5। ये आपका वर्मी कंपोस्ट में एनपीके की मात्रा है, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये ट्रिक है बेटा, आधा पाव आधा। इसी प्रकार से आपसे गोबर खाद में पूछ लेता है कि गोबर खाद के अंदर एनपीके की मात्रा। बेटा ये जो ट्रिक मैंने बताई है, बहुत सारी बुक्स के अंदर अलग अलग डाटा दिया हुआ है और अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है, आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कि इसकी जो राइट है वो कितना होता है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, पोटास कितना होता है। तो सारी बुक्स को छोड़ के आप ये ट्रिक याद कर लेना कि आधा पाव आधा, आधा पाव आधा का मतलब है 0.5, 0.25, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोबर खाद, गोबर खाद के अंदर एनपीके की मात्रा कितनी होती है? गोबर खाद दोनों इंपॉर्टेंट है। गोबर खाद में एनपीके की मात्रा, तो जो गोबर खाद है आपका, इसके अंदर बड़ा एनपीके की मात्रा है वो आपका 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2, 2.5 से 3 मतलब 2.5 से 3.0, ये हो गया आपका नाइट्रोजन। और आपकी जो फास्फोरस है वो है 1.5 से 2, और पोटास है वो है 1.5 से 2। आपको याद रखना है 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2, 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2। 2.5 से 3 का मतलब है कि 2.5 से 3.0, कौन सा? नाइट्रोजन। 2.5 से 3 का, और 1.5 से 2 का मतलब है कि 1.5 से 2.5, सॉरी 1.5 से 2.0, और 1.5 से 2 का मतलब है 1.5 से 2.0। तो आपको याद रखना है गोबर खाद में एनपीके की मात्रा पूछे कंप्लीट की, तो याद रखना है 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2, 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2। और अगर वर्मी कंपोस्ट में पूछे तो आधा पाव आधा। दोनों ट्रिक है बेटा, दोनों में से क्वेश्चन आता है, या तो गोबर खाद का पूछेगा या फिर आपको वर्मी कंपोस्ट का पूछेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2, और किसका है? गोबर खाद का। और वर्मी कंपोस्ट पूछे तो आधा पाव आधा, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब एक क्वेश्चन आपसे ये आता है कि जो आपकी सीरियल्स क्रॉप है और पल्सेस क्रॉप है। सीरियल्स क्रॉप बोले तो जो अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली जितनी फसल है उनको सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत रखा गया है। इंग्लिश में सीरियल्स क्रॉप बोलते हैं, हिंदी में अनाज वाली फसलें या खाद्यान्न फसलें बोलते हैं। और पल्सेस क्रॉप का मतलब है कि जो दाल वाली फसलें हैं, जितनी भी दाल बनाई जाती है वो सारी की सारी क्रॉप किस में रखी गई है? पल्सेस क्रॉप के अंतर्गत रखी गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपसे ऑप्शन पूछेगा कि सीरियल्स क्रॉप का एनपीके कितना होता है और पल्सेस क्रॉप का एनपीके कितना होता है। दोनों का मैं बता रहा हूं, आपका अनाज वाली का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
बेटा क्वेश्चन दोनों मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं कि अनाज वाली फसल, अनाज मतलब सीरियल्स क्रॉप वाली फसलों का एनपीके की मात्रा कितनी होती है। दूसरा है कि दाल वाली, दाल मतलब पल्सेस क्रॉप की एनपीके की मात्रा कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको 4 ऑप्शन लिखा रहा हूं यहां पे। एक ऑप्शन तो मिलेगा बेटा 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। एक तो है 1:2:1, दूसरा है 4:2:1, तीसरा है 1:4:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1:4। इसका आपको अगर अनाज वाले को पूछे कि अनाज के अंदर एनपीके की मात्रा कितनी होती है तो आपको लिखना है 4:2:1 यानी 421। आपको याद रखना है 421। कितना याद रखना है? 421 और 421 याद रखना है। और इसके अंदर अनुपात है, आपके पता होना चाहिए कि ये अनुपात में होता है। एनपीके की जो मात्रा अनुपात में होती है हमेशा, तो आपको तो याद रखना है 421। 421 किसका है? अनाज वाली फसल का है। अभी याद करूंगा कैसे होता है। और दाल वाली फसल का जो एनपीके की मात्रा है वो कितना होता है? तो वो है बेटा 121 यानी 1:2:1। आपको याद रखना है 121। अब जो इसमें से एनपीके की मात्रा याद करने का जो तरीका है ये बेटा ये है कि आपके ऑप्शन के अंदर दोनों मिलेंगे, 121 भी है और 421 भी है, यानी 1:2:1 भी है और 4:2:1 भी है। अब आपको दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के अंदर, तो इसके ट्रिक बता रहा हूं कि आपको याद कौन सा रखना है कि अनाज में 421 है या दाल के अंदर 121 है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि जैसे घर के अंदर 5 मेंबर है और 5 मेंबर है तो आपके घर में खाना बनता है रूटीन के अंदर, तो घर में रोटी भी बनती है और दाल भी बनती है। तो 5 मेंबर के लिए रोटी मतलब अनाज, दाल मतलब दाल जो पल्सेस है। तो आपके 5 मेंबर के लिए ज्यादा क्या चीज लगेगी? आटा ज्यादा लगेगा या रोटी, ये दाल ज्यादा लगेगी? तो दाल तो बहुत कम लगती है, 1 कटोरी के अंदर 5 मेंबर का दाल बन के तैयार हो जाती है, लेकिन आटा कम से कम आधा से 1 केजी लग जाएगा। तो इसलिए ज्यादा क्या लगा? आटा लगा। 5 मेंबर के लिए ज्यादा यूज क्या होता है? आटा। आटा मतलब अनाज। इसलिए आपको ये याद रखना है कि 421 है वो बड़ा वाला, ज्यादा वाला, वो किसका है? अनाज का है। क्यों है कि घर के अंदर 5 मेंबर है, उसमें से जो तो अनाज ज्यादा लगता है और दाल कम लगती है। दाल कम लगती है तो इसका मतलब 121। अब आपको याद रखना है 421 121 421 121। लेकिन ये डाउट क्लियर हो जाएगा वहां पे एग्जाम में। आपको इतना याद रखना है कि 5 मेंबर के खाना बनाएंगे तो अनाज ज्यादा लगेगा। अनाज लगेगा तो 421 है वो अनाज का है। और आटा, ये दाल कम लगेगी, दाल कम लगेगी तो मतलब पल्सेस का कितना है? 121 है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो राइस से स्टार्ट करेंगे और कल मैं आपको राइस पढ़ाऊंगा। आप सभी कमेंट्स के अंदर आज ये बताना कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही थे और कितने गलत थे। ये हमें जरूर इंफॉर्मेशन देना ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहां तक पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस चीज की हमें जानकारी होगी और आपसे आशा करते हैं कि सभी बच्चे कमेंट्स में आप अपने अपने आंसर की बताएंगे। कल के लिए थैंक्स।